नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू शिमला से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू के साथ वोकेशनल शिक्षकों ने मुलाकात की और अपनी मांगे बताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार का ही नियंत्रण है, ऐसे में इस संबंध में केंद्र सरकार से बात कर सकते हैं। वहीं बिमल नेगी मौत मामले में मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। जा रहे हैं, क्या अहम रहने वाला है और क्या बदलाव हम देखेंगे? देखो, अभी कांग्रेस के अधिवेशन में क्या एआईसीसी का सेशन में होता है उसके बारे में बात करेंगे और निश्चित रूप से जो भी वो बात करेंगे उसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, विमल नेगी के मामले पर जो है भाजपा की तरफ से बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, भाजपा हर चीज़ की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। विमल नेगी के परिवार के साथ हमारी संवेदनशीलता है। विमल नेगी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी पत्नी से मेरी बातचीत हुई है। हमने 2 प्रकार की इंक्वायरियों को हमने अधिसूचित किया है, इंक्वायरी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी उसकी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही उनकी शुभचिंतक है तो केंद्र में उनकी सरकार है, सीबीआई को सीधे भी बोल सकते हैं। उनको कैंडल मार्च जो कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। बिमल नेगी जी के परिवार के साथ कोई संवेदनशीलता प्रकट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। संवेदनशीलता तो हम लोग कर रहे हैं, जो उन्होंने उस मामले को गंभीरता से लिया। मुझसे पहले ध्यान से पहले भी मिले थे और बहुत अच्छी बात उनसे मेरे से हुई थी। अगर बीजेपी को इतना लगता तो सीबीआई की इंक्वायरी करने में किसने रोका है उन्हें? वो जब बिना कारण ईडी के छापे डलवा सकते हैं, सीबीआई की इंक्वायरियां करवा सकते हैं, तो इसमें भी वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जाके ऑर्डर कर दीजिए, हमें तो कोई इसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति करनी है। अब जब तक हमारे पास कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जब कोई व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है तो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो हमारी संस्कृति है और उसकी गहराई तक जाना चाहिए। पता कुछ बीजेपी ने जी आज ये मार्च करेंगे वो मार्च करेंगे, अपने 5 भागों में बीजेपी बटी हुई है। अपनी गुटबाजी को बचाने के लिए, अपनी गुटबाजी से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रही है, तो करती रहे, उसमें हमें राजनीति करने का नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने किया कुछ नहीं। इस प्रदेश में जो ये प्रदेश का जो बेड़ा गर्क हुआ है, इसमें पूर्व की जयराम सरकार की, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते थे, उसके कारण हुआ। 1 लाख करोड़ रुपया उनके पास आने के बाद भी आज भी सरकारी कर्मचारियों का ईंधन नहीं दे पा रहे थे। हमने तो अपनी व्यवस्था को ठीक किया और व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमारी जांच का सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सबको निर्दोष को तंग नहीं करेंगे और जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को झटका लग सकता है। आम आदमी की जेब ढीली करने की तैयारी हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाने के लिए 10 रुपए चार्ज करने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने खुद अस्पतालों में पर्ची के लिए 10 रुपए चार्ज लगाए जाने का पक्षधर भी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पर्ची बनाने के बाद लापरवाही बरतते हैं, इससे लापरवाही में कमी जरूर आएगी। देखिए, अभी तक तो ये फैसला तो खैर नहीं लिया, और आप मुझे स्वयं बताओ कि आप पीजीआई जाते हैं तो मेरे को तो इसलिए पता है कि मैं 2-4 बार पहले भी गया था, पहली बार मंत्री में गया था एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो सबसे पहले वो 10 रुपये की पर्ची पे वो लगाते हो। वो कहते हैं साहब जब वो पर्ची पे लगाएंगे आपका नाम, अच्छा उसके फ़ायदे क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा, जो आदमी इसको रखेगा, नहीं तो डॉक्टर खोजबीन करके दोबारा बनानी पड़ेगी, इतना समय भी नहीं होता। सबसे दूसरी बात क्या है कि देखो, अगर 10 रुपये एक पर्ची के लगाओ भी आप, तो अभी तो नहीं लगाए, परंतु जिस वक्त भी हमारी आरकेएस या कोई भी फैसला लेता है मानो, तो
ये स्वागत करना चाहिए। थोड़े बहुत रेवेन्यू उनके पास भी आएंगे तो भी भलाई के लिए लगाते, तो हाईली ऑडिटेड अकाउंट होता है, कोई जेब में नहीं डालेगा 10 रुपये। और कभी क्या होता है कि वो संभाल के भी रखेंगे और डॉक्टर दूसरे लोगों को समय भी मिलेगा, वरना क्या होता है एक आदमी उसी में शुरू हो जाता है। जो नर्सिंग स्टाफ है बनाओ भाई स्टाफ। ये आनंद श्रीमान आनंद प्रकाश जी आए थे लास्ट टाइम, अब आनंद प्रकाश जी ने जो है वो तो आनंद में रह गए, अब डॉक्टर को मुसीबत में डाल दिया, तो पर्ची गायब, फिर दोबारा से उसको शुरू करो। ऐसे ऐसे शेर होते हैं ना हमारे। अब इसको इनका लगाना सच में आपको बताऊं, मैं भी इसको चाहता हूँ कि लगाएं, अभी तक नहीं लगाई बट लगाना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर जहाँ पे बिल्कुल ही मुफ्त में चले रहेंगे तो ये केयरलेस हो जाते हैं और एज ए रिज़ल्ट सब लोगों के ऊपर इनकी मुसीबत पड़ती है। डिपार्टमेंट पे भी पड़ेगी, डॉक्टरों पे भी पड़ेगी, नर्सिंग स्टाफ पे भी पड़ेगी। तो अगर इन लग भी जाएंगे तो आई थिंक वी शुड वेलकम इट। हाँ जी, सरकारी अस्पतालों में टेस्ट होते हैं, उसके लिए भी कोई प्रावधान है कि टेस्टों के पैसे देंगे? हाँ जो टेस्ट होते हैं ना सर, अभी फ्री होते हैं, उनके पैसे भी लगाने की योजना है कोई? अभी तो कोई योजना देखो ऐसी तो हमने अभी सोचा तो नहीं, पर अगर आप लोग बोलोगे तो हम लगा देंगे, उसमें क्या। तो हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम ने इस बार किसानों से महंगे दामों में गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। पिछले साल 2,275 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले इस बार 2,425 रुपए में गेहूं खरीदी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस साल 3,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 5 जिलों में 10 सेंटर बनाए गए। कांगड़ा जिले में 4 सेंटर होंगे जहां किसानों से गेहूं की खरीद 8 अप्रैल से शुरू होगी। किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और खरीद के बाद उनकी राशि सीधे खाते में डाली जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने मंडियों में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली। इस बार जो सरकार और विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार इस बार किसानों से लगभग 8 अप्रैल से 15 जून तक के बीच में जो गेहूं की खरीद है वो की जाएगी और जो सरकार द्वारा इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी कहते हैं वो 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। तो जी और ये जो मंडियां हैं हमारे क्षेत्र में फतेहपुर, रियाड़ी और मिलवा में ये अनाज मंडियां खोली गई हैं जहां पे 8 अप्रैल और 15 जून के बीच किसानों से गेहूं की खरीद सरकार और विभाग द्वारा की जाएगी। किसानों को कोई समस्या ना आए इसके लिए विभाग की क्या तैयारियां चली हुई हैं जी? पिछली बार धान की खरीद से जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ उसके अनुसार हमने समय से जो गेहूं की खरीद होगी उसकी लिफ्टिंग के लिए संबंधित मिलों को और गोदाम की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही में जो लेबर के लिए ठेकेदार हैं उनको टेंडर अलॉट करके लेबर का जो है प्रबंध करवा दिया गया है। साथ में जो अनाज मंडियों में किसानों के लिए जो पानी और शौचालय की व्यवस्था होती है उसको भी सुचारू रखने के। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की मासिक बैठक घुमराव में इकाई प्रधान नाथूराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में करीब 110 पेंशनरों ने भाग लिया। सरकार से पेंशन की तारीख निर्धारित करने और 2.57 से बढ़ाकर 2.59 करने की मांग की गई। साथ ही 31 मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और भत्तों की भुगतान की अपील की गई। पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने अधिकारों की मांग की। मैं एन.आर. ठाकुर, प्रधान पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन बिलासपुर। आज हमारी मीटिंग हर महीने जैसे 7 तारीख को होती है वैसे ही आज जगन पैलेस के अंदर हुई। सबसे पहले हमने जो डिमांडें सरकार से रखी थी उस पर सरकार का कोई ध्यान हमारी तरफ नहीं है। जैसा कि हमने डिमांड करी थी कि अभी जो सेशन बैठ रहा है हमारी ये पहली मांग थी कि हमारी पेंशन का इस बजट के अंदर और इस मीटिंग में जो भी विधानसभा में बैठक हुई उसमें हमारे पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए, लेकिन उस पर सरकार ने ध्यान ना देते हुए हमारे को एकदम ही दरकिनार कर दिया गया है।
साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो जो हमारे सरकार की बात है, चाहे देश की सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, ये अपनी तरफ तो अपनी कुर्सी के लिए तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने 30 और 35 और 40 साल नौकरी की है, उनकी तरफ इनका 1% भी ध्यान नहीं है। जिन लोगों ने इनको तख्त और ताज दिए हैं, उन लोगों को एकदम दरकिनार करना ये सरकार के लिए एक बहुत ही नालायकी का सबूत है, क्योंकि हमारी कोई भी मांग आज तक नहीं हो रही है। हमारी जो लंबित मांगे हैं वो होने वाले 10 साल हो गए, लेकिन हमारी उस डीए एरियर का अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। एक इन हमारे जो प्रबंधन के लोग हैं, एक हमारी पीछे बैठक हुई हमारी स्टेट कार्यकारिणी के साथ, प्रबंध निदेशक से महोदय से एक बात हुई कि चलो हमारी बिना पैसे की एक डिमांड थी, वो डिमांड ये थी कि हमें ये तो पता लग जाए कि कम से कम हमारा कितना बकाया राशि जो है वो सरकार के पास लंबित पड़ी है। इसमें तो सरकार को ना तो कोई पैसा देना पड़ता है और ना ही देना हमने मांगा भी नहीं था, ये फ्री की एक डिमांड थी। तो इसको हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने माना था, लेकिन उसके ऊपर भी मतलब प्रबंध निदेशक के मानने के बावजूद भी आगे इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, जिसका हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात हमारी एक और है, कई सालों से हमारे जो सीनियर लोग हैं वृद्धावस्था में बैठे हुए हैं कि सब विभागों के अंदर 2.59 के हिसाब से जो फिक्सेशन हुई है, वो फिक्सेशन हमें भी मिलनी चाहिए परिवहन विभाग के अंदर, जो कि हमें आज तक 2.57 के हिसाब से मिल रही है। तो हम पुरजोर ये डिमांड सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ये मांग भी पुरजोर जिसको हम बता रहे हैं ये पूरी की जाए। सरकार से निवेदन रहेगा। कांगड़ा जिले में फायर सीजन के दौरान अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए 16 फायर यूनिट्स की तैनाती की गई है। विभाग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है और इस बार बारिश कम होने से गर्मी और ड्राई स्पेल लंबा रहेगा। पिछले साल कांगड़ा जिले में 1482 आगजनी की घटनाएं हुई थी, जिनमें लगभग 1200 फॉरेस्ट फायर के मामले थे। करोड़ों का नुकसान हुआ, लेकिन अरबों रुपए की संपत्ति बचाई गई। जिला फायर स्टेशन अधिकारी करमचंद कश्यप ने कहा कि आग जलते हुए पाए जाने पर उसे बुझाना जरूरी है। अग्निशमन विभाग बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। यहाँ दमकल केंद्र धर्मशाला के अंदर जो 4 गाड़ियां है, इसके अलावा हमारे जो जिला कांगड़ा में है 16 फायर यूनिट है, जिसमें सब स्टेशन फायर चौकिया है, उसमें जो गाड़ियां बिल्कुल मुस्तैद रखी गई है, उसका जो मेंटेनेंस का कार्य भी पूर्ण कर दिया गया है। तो इस बार जो है बारिश भी बहुत कम हुआ है, ड्राई स्पेल बहुत लॉन्ग चलेगा और जो है आगे बारिश आने की संभावना भी बहुत कम है। इसलिए लोगों को भी जैसे मतलब जो जंगल वगैरह में जाते हैं, जिनका घर जंगल के आसपास है, वो भी एक बड़ी सावधानी रखे, वहां पे आग को कम से कम जैसे लगे और कम से कम नुकसान हो सके। जो पिछले वर्ष जो है 1482 केस जो जिला कांगड़ा में हुए थे, उसमें जो लगभग 1200 के आसपास जो फॉरेस्ट फायर हुआ था, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ था, अरबों रुपए की संपत्ति को जलने से बचाया गया था। तो उसमें तो ज्यादा जो 30% जो केस जो है लापरवाही से हुए थे वो। इसलिए मैं लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि जो जब कभी भी जहाँ कहीं भी जो आग उनको जलती हुई मिले उसको बुझाए, या बीड़ी सिगरेट जलती हुई जंगल के आसपास। शिमला में संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने अपनी आगामी रणनीति पर चर्चा की। एरियर, डीए, अन्य वित्तीय देनदारियों के मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाने की योजना बनाई है। कालीबाड़ी हॉल में हुई बैठक में कर्मचारियों ने सरकार से अपने हक की अदायगी न होने पर रोष व्यक्त किया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि संशोधित वेतनमान का एरियर अभी तक नहीं मिला है और डीए भी लंबित है, जिससे कर्मचारियों में गुस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 महीने में प्रदेश के सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं महासचिव हीरालाल वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में ओपीएस लागू करने का वादा किया। ये जिला स्तरीय
अधिवेशन हो रहा है, ये प्रदेश स्तरीय अधिवेशन नहीं है। हमने ये डिसाइड किया कि हम 12 जिलों में महाधिवेशन करेंगे और जिसका अभी आपने एक हल्का सा थोड़ा सा एक देखा है। इसमें हम पहले तो एक जिला लेवल की बॉडी तैयार कर रहे हैं। हम इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ को ग्रास रूट तक ले जाना चाहते हैं। अभी जिला का इसमें चुनाव होगा, हर जिले में हमने इस तरह के कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम रखे हैं और इसमें जो स्वाभाविक है, जो हमने एक डिमांड चार्टर है, जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम जिलाधीश के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। 12 जिलों में हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद अगर तब तक भी सरकार जो हमारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जो है अगला कोई उसका निदान नहीं होता है, उसको नहीं सुनते हैं, तो मजबूरन कर्मचारी महासंघ जो है संघर्ष की रूपरेखा पे जो है आगे बढ़ेगा। अभी हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डीए की 13% की अदायगी हो गई। ये हमारी 4 किस्तें पेंडिंग है, जिसको लेकर हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री तुरंत घोषणा करे और हमारा 2 डीए की किस्तों का पहला भी एरियर बचा हुआ है उसकी अदायगी भी करे, पे कमीशन की अदायगी भी करे और अभी हमारे को कम से कम 2 डीए की किस्तें दे और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस तरह का मेमोरेंडम आज जो हमारा यहाँ जिला सम्मेलन संयुक्त कर्मचारी महासंघ का हुआ है और इसमें मुख्य इशू तो है कि भी अभी हमें लग रहा है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे से हट गया है और आप देखेंगे हमारा जो चर्चा में यहाँ आया, चर्चा में आया, कर्मचारी बोल रहे कि विधानसभा में जो बहस हुई या सारी चीज़ें, उसके बाद माननीय ने अपने वो सारे वेतन भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन कर्मचारी कहीं नहीं आया। उसको बस इतना ही एक घोषणा की गई कि चरणबद्ध तरीके से, पर चरण कब बद्ध होने उसका कोई पता नहीं। तो इस करके कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है जो हम यहाँ जिला अधिवेशन में देखा और मुझे लग रहा है कि भी अभी पहले एक परंपरा सरकार क्या प्रदेश में रही है, कह रही है कि सरकार एक कर्मचारी क्या करते हैं पूरे 4 साल चुप बैठेंगे और चौथे साल पर क्रोश प्रकट करके सरकार की परिवर्तन की दिशा में जाएंगे। और उसका मुझे लग रहा है कि वो आपने पीछे हमने परिवर्तन करके देखा तो परिवर्तन में जो सरकार है वो उनके कामकाज में कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कर्मचारी अभी सोच रहा है कि जब वो सरकार जो सत्ता में है उसके होते हुए कुछ हमने हासिल कर लिया तो मिल गया, नहीं तो ये बोले जी परिवर्तन। बिलासपुर हिमाचल के ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी दी है कि अगर 15 अप्रैल तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला ठेकेदार यूनियन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि अक्टूबर 2023 से अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। ठेकेदारों ने सरकार से जल्द भुगतान करने की मांग की है, अन्यथा उनका आंदोलन तेज हो सकता है। ठेकेदार यूनियन की तरफ से हमने एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सुक्खू जी को भेजा है। पिछले वर्ष नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ठेकेदारों की पेमेंट्स नहीं हो रही है। इससे रिगार्डिंग हमने आज ये ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है। हमारी जो पेमेंट्स है वो 31 मार्च को पिछले वित्तीय वर्ष की क्लियर होनी थी, लेकिन जो टोकन जो आरटीजीएस विभाग के द्वारा ट्रेजरी में भेजे गए उनको पास नहीं किया गया, उन टोकनों को वहीं रोक दिया गया, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं करी गई और एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत प्रदेश सरकार ने विभागों को एलओसी जारी की, बजट जारी किया, ठेकेदारों से काम कराया और काम करने के बावजूद 31 मार्च को जो विभागों ने हमारे टोकन आरटीजीएस जो ट्रेजरी को भेजे वो प्रदेश सरकार ने वहां पर रोक दिए और दुर्भाग्यपूर्ण एक जो ऐतिहासिक एक फैसला प्रदेश सरकार ने ट्रेजरी को बंद करने का लिया है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। आज तक प्रदेश के इतिहास में ऐसा वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ। किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की रही चाहे भाजपा की रही, किसी सरकार ने आज तक ट्रेजरी को बंद नहीं किया, लेकिन पहली बार ये सुख की सरकार और ये व्यवस्था परिवर्तन के तहत आज ट्रेजरी को बंद रखा गया है। अक्टूबर महीने से ट्रेजरी बंद है, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है और प्रदेश सरकार इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले रही है, ठेकेदारों से काम करवा रही है। और 31 मार्च को जो हमारे टोकन जो आरटीजीएस जो काम हम सब ठेकेदारों ने किए थे वो नहीं पूर्ण हो पाए, हमारी जो आरटीजीएस नहीं क्लियर हो पाए, हमारी जितनी भी आरटीजीएस है वो ट्रेजरी में पेंडिंग पड़ी है। हम ठेकेदारों ने रेता बजरी वालों के पैसे देने हैं, हमने दुकानदारों के पैसे देने हैं, हमने पेट्रोल पंप के पैसे देने हैं, हमने लेबर के पैसे देने हैं, लेकिन आज विडंबना ये है कि हम ठेकेदारों को अपने पैसे लगाकर अपने पैसे के लिए ही सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
मैंने प्रदेश सरकार से मांग करी है कि हमारी जो पेंडिंग पेमेंट्स है अगर 15 अप्रैल तक नहीं मिलती है तो उसके बाद हम सड़कों पर अपने परिवार अपने लेबर के साथ सड़कों पर उतरेंगे और प्रदेश सरकार के साथ